नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है इतिहास में। आज हम सीखेंगे मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष किस प्रकार हुआ उसके बारे में आज हम सीखेंगे और इसमें कितने वंश चले उनके बारे में जानेंगे। देखो, मगध राज्य का विस्तार वर्तमान में बिहार के दक्षिणी भाग में स्थित पटना और गया जिलों में था। जो मगध का वर्तमान विस्तार है वो कहाँ है? बिहार के दक्षिणी भाग में पटना और गया जिलों में था। इसके उत्तर और पश्चिम में क्रमशः गंगा और सोन नदियाँ थीं। उत्तर और पश्चिम में क्या था? गंगा और सोन नदियाँ थीं। दक्षिण में विंध्य पर्वत की श्रेणियां और पूर्व में चंपा नदी थी। दक्षिण में क्या था? विंध्य पर्वत की श्रेणियां थी और पूर्व में चंपा नदी बहती थी। अब देखो, जिसे ये जो हमारा बीच का पार्ट है ये हमारा क्या है? मगध है। अब इसके उत्तर में क्या बह रही है? गंगा। और पश्चिम में क्या है? हमारी सोन नदी। जैसे फिगर बनाते हो तो ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण और इधर पूरब और इधर पश्चिम। तो उत्तर में क्या है? वो गंगा नदी बह रही है और पश्चिम में सोन नदी बह रही है और पूरब में हमारी चंपा नदी है और दक्षिण में क्या है? हमारा विंध्य पर्वत की श्रेणियां हैं। तो उसके बीच में हमारा क्या स्थित है? मगध स्थित है। देखो, अब इसकी सर्वप्रथम राजधानी राजगीर के निकट, सबसे पहले राजधानी इसकी राजगीर के निकट जो गिरिब्रज या राजगृह थी। गिरिब्रज या राजगृह थी। अब देखो, मगध के अन्य नाम क्या कौन कौन से मिलते हैं? तो मगधपुर मिलता है, बृहद्रथपुर मिलता है, वसुमती, बिम्बिसारपुर, ये मगध के अन्य नाम मिलते हैं। अब देखो, वेदों से क्या जानकारी हमको मिली है मगध के बारे में? तो ऋग्वेद में कीकट या किराट नामक क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। कीकट या किराट नामक क्षेत्र का उल्लेख मिलता है किसमें? ऋग्वेद में, जहाँ परमगंध राज करता था। जहाँ क्या होता था? परमगंध राज करता था। और कीकट इस समय क्या है? तो उस समय मगध है। देखो, ऋग्वेद में कीकट और किराट नामक क्षेत्र का उल्लेख मिलता है और जो मगध और उस समय क्या था? मगध था इस समय। फिर देखो, यजुर्वेद में मगध के भाटों का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में क्या मिलता है? जो मगध था तो मगध में भाटों का उल्लेख मिलता है। भाटों का मतलब वहाँ पर एक जनजाति थी, भाटो जनजाति थी, तो उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। अब और आगे और देखें, आगे हमारा आता है देखो मगध का उत्कर्ष। अब इसमें चार वंश चले। एक है बृहद्रथ वंश, दूसरा है हर्यक वंश, तीसरा है शिशुनाग वंश और चौथा है नंद वंश। चार वंश चले मगध के उत्कर्ष में। बृहद्रथ देखो, महाभारत और पुराणों में लिखा है। महाभारत और पुराणों में लिखा है कि मगध के प्राथमिक राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो बृहद्रथ ने की थी। देखो, महाभारत में और पुराणों में क्या लिखा है? जो मगध के प्राथमिक राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो बृहद्रथ ने की थी। बृहद्रथ का पुत्र का नाम था जरासंध। बृहद्रथ के पुत्र का क्या नाम था? जरासंध। अब देखो, बृहद्रथ ये प्रथम राजा भी था और अंतिम राजा भी था। बृहद्रथ क्या था? प्रथम राजा भी था और अंतिम राजा भी कौन था? बृहद्रथ था। अब देखो जरासंध के बारे में।
ये किसका पुत्र है? बृहद्रथ का पुत्र है। जरासंध एक पराक्रमी राजा था। जरासंध एक पराक्रमी राजा था जिसने अनेक राजाओं को पराजित किया। जिसने क्या किया? अनेक राजाओं को पराजित किया। फिर अंतोतगत्वा उसे श्री कृष्ण के निर्देश पर अंत में क्या हुआ? श्री कृष्ण के निर्देश पर भीम के हाथों पराजित करना पड़ा। भीम के हाथों पराजित होकर मरना पड़ा। देखो, जो जरासंध था तो उसको चाहे जितना मारो वो मरता नहीं था, तो अंत में अगर उसको बीच से चीर देते थे तब भी वो नहीं मरता था। जब श्री कृष्ण ने उसको एक दूब उठाई और उसको इधर से इस उल्टा साइड में फेंक दिया, जैसे वो अभी समझा रहे हैं। देखो, जैसे जरासंध था, जैसे ये हमारा जरासंध था, तो इसको बीच से चीर देते थे, अलग अलग टुकड़े हो जाते थे। इस तरह अलग अलग टुकड़े हो जाते थे। इस तरह अलग अलग टुकड़े हो जाते थे। तो इसको क्या करते थे? इसको अगर इस तरह फेंकते थे चीर के तो ये जुड़ जाता था। फिर अंत में श्री कृष्ण ने निर्देश दिया कि इसको उल्टा फेंक दो, ये टुकड़ा इधर फेंक दो, ये टुकड़ा इधर फेंक दो, तो ये जुड़ेगा नहीं। और अंत में क्या हुआ? ये दोनों अलग अलग टुकड़े फेंक दिए। अगर एक समान फेंकते थे तो जुड़ जाते थे, और अलग अलग फेंक दिए तो ये मर गया और उसमें जुड़ा नहीं। फिर देखो, अब आता है वसु का पुत्र था बृहद्रथ। माना जाता है कि वसु का पुत्र था बृहद्रथ, और बृहद्रथ का पुत्र था जरासंध। और बृहद्रथ वंश में अंतिम राजा कौन था? तो रिपुंजय था। अंतिम राजा कौन था? वो रिपुंजय था। देखो, वसुमित्र या राजगिरी। वसु की राजधानी क्या थी? वसुमित्र या राजगिरी, जिसने वसु ने स्थापना की थी। किसके अनुसार ये मिलता है, जानकारी मिलती है? तो रामायण के अनुसार ये हमको जानकारी प्राप्त होती है। देखो, पुराणों में इस वंश के राजाओं की सूची है। जो पुराण है उसमें इस वंश के राजाओं की सूची है। किसके? बृहद्रथ वंश के। फिर अंतिम शासक यह एक कमजोर व अयोग्य राजा था। जो अंतिम शासक था वह क्या था? एक कमजोर था और अयोग्य राजा था। अतः उसके मंत्री पुलिक। तो अंतिम में शासक कौन था? तो रिपुंजय था। तो रिपुंजय क्या था? ये कमजोर अयोग्य शासक था। तो उसके मंत्री पुलिक ने उसकी हत्या करवा कर अपने पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया। उसके मंत्री पुलिक ने क्या किया? उसकी हत्या करवा दी और अपने पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया। तभी से स्टार्ट होता हमारा हर्यक वंश। तभी से क्या स्टार्ट होता है? हमारा हर्यक वंश। अब हर्यक वंश को पितृहंता भी वंश भी कहते हैं, क्योंकि लगभग में सारे शासक ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा, इसलिए इसी को कहते हैं पितृहंता वंश भी इसी को कहते हैं। वैसे तो हर्यक वंश की उत्पत्ति के विषय में निश्चित जानकारी नहीं प्राप्त है। वैसे तो क्या है? हर्यक वंश के उत्पत्ति के विषय में निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं है, लेकिन माना जाता है कि बिंबिसार इस वंश का संस्थापक नहीं। बिंबिसार इस वंश का संस्थापक नहीं, क्योंकि महावंश में कहा गया है कि उसके पिता ने 15 वर्ष की आयु में उसका राज तिलक किया था। देखो, महावंश ग्रंथ था तो उसमें कहा गया है कि उसके पिता ने 15 वर्ष की आयु में ही उसका राज तिलक कर दिया था। देखो, बिंबिसार का टाइम पीरियड चलता है 544 ईसा पूर्व से 400
492 ईसा पूर्व, 544 बीसी से 492 बीसी के बीच में इसका टाइम पीरियड रहता है। देखो बिंबिसार महत्वाकांक्षी राजा था, बिंबिसार महत्वाकांक्षी राजा था। उसने वैवाहिक संधियों से विजय की अपनी नीति से मगध के मान और यश को बढ़ाया। वो देखो बिंबिसार था, वो सोचता था कि हम अपने राज्य का विस्तार करें, तो उसने क्या किया, तो उसने वैवाहिक संधियों से अपने राज्य का विस्तार करने का निर्णय लिया। और इसके उपनाम क्या मिलते हैं, उपनाम मिलता है क्षत्रोजस। ये कहाँ पे मिलता है, मत्स्य पुराण में मिलता है क्षत्रोजस। और फ्रोड़िक एक नाम मिलता है फ्रोड़िक, ये किससे मिलता है, तो जैन साहित्य के एक ग्रंथ है भगवती सूत्र, तो उससे हमको कौन सी जानकारी मिलती है, तो इस बिंबिसार का दूसरा नाम क्या था, फ्रोड़िक। तो ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है और इसको भी याद करो कि आने वाले एग्जाम में पूछा जाए, क्षत्रोजस। अब देखो धर्म, ये किस धर्म को मानता था, तो महात्मा बुद्ध को वेलुवन नामक उद्यान प्रदान किया। वे बिंबिसार ने क्या किया था, तो वे महात्मा बुद्ध को क्या दे दिया था, तो वेलुवन नामक उद्यान महात्मा बुद्ध को प्रदान किया था। अब देखो 3 इसके राजवंशों में वैवाहिक संबंध बताए गए, 3 राजवंशों में वैवाहिक संबंध बताए गए हैं। अब देख जैसे प्रथम विवाह कौन था, प्रथम विवाह देखो, प्रथम विवाह में लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री, लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना के साथ इसका विवाह हुआ। बिंबिसार का जो लिच्छवी गणराज्य था, तो उस लिच्छवी गणराज्य के जो शासक थे उनकी वो लिच्छवी गणराज्य के शासक का नाम चेटक था, तो चेटक की एक पुत्री थी चेलना, तो चेलना से इनका विवाह हुआ। अब देखो लिच्छवी गणराज्य था, तो उसके शासक कौन थे, चेटक की पुत्री थी चेलना, और चेलना के साथ विवाह हुआ था बिंबिसार का। अब देखो, अब जैसे महात्मा बुद्ध के बारे में महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। अब चेटक की एक बहन थी त्रिफला, और त्रिफला का पुत्र था महावीर स्वामी था। तो ये जीजा हुए किसके, बिंबिसार के जीजा हुए। अब देखो 7 पुत्रियों में सबसे छोटी पुत्री थी चेलना, तो उनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अजातशत्रु। देखो 7 पुत्रियों में से सबसे छोटी पुत्री थी चेलना, और चेलना से कौन पुत्र उत्पन्न हुआ, तो अजातशत्रु उत्पन्न हुआ। फिर आगे आओ देखें, फिर देखो द्वितीय विवाह। द्वितीय विवाह किससे हुआ, तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन का नाम क्या था, महाकोशला। कौशल नरेश की प्रसेनजीत राजा थे, तो उनकी बहन का नाम क्या था, महाकोशला। तो महाकोशला के साथ इनकी शादी हुई, और इसी विवाह में काफी दहेज के रूप में बिंबिसार को दिया था। और इसी विवाह में क्या किया था, प्रसेनजीत ने काफी को दहेज के रूप में किसको दे दिया था, तो बिंबिसार को दे दिया। और काशी को दे दिया, और वहां पर 1 लाख राजस्व भी वसूलने का कार्य किसको दे दिया, वो बिंबिसार को दे दिया। अब देखो तृतीय विवाह तो मद्र देश कुरु के समीप जो था, मद्र देश की राजकुमारी थी
तो क्षेमा से हुआ। तृतीय विवाह किससे हुआ? मध्य देश या कुरु के समीप मध्य देश पड़ता था, तो उसकी एक राजकुमारी थी, तो उसके साथ तीसरा विवाह हुआ। फिर चतुर्थ विवाह लिच्छवी गणिका, लिच्छवी की गणिका थी, गणिका की एक पुत्री थी आम्रपाली, आम्रपाली के साथ चतुर्थ विवाह हुआ। अब देखो, बिंबिसार अपने वैद्य जीवक को अवंती के राजा का उपचार, जो अवंती के राजा कौन थे? चंड प्रद्योत थे, तो उपचार करने के लिए भेजा था, जिनको क्या हुआ था? पीलिया रोग हुआ था। देखो, अवंती के राजा कौन थे? चंड प्रद्योत थे, और चंड प्रद्योत को कौन सा रोग हुआ था? तो पीलिया रोग हुआ था। तो चंड प्रद्योत के जो वैद्य थे वो पीलिया रोग को नहीं ठीक कर पाए, लेकिन जो बिंबिसार का राजवैद्य था जीवक, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाता है कि जीवक किसके दरबार में, किसका राजवैद्य था? तो बिंबिसार का। तो जीवक जो था तो चंड प्रद्योत के दरबार में गया और वहां पर उनको ठीक कर दिया, पीलिया रोग से मुक्त कर दिया। फिर अब जब अवंती के राजा पर चंड प्रद्योत को ठीक कर दिया, तो अवंती भी किस में मिल गया? मगध में मिल गया। फिर ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को भी मगध में मिला लेता है। जो बिंबिसार था वो ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को भी मगध में मिला लेता है। अब देखो, सर्वमान्य तथ्य यह है कि उसने अपने पिता की हत्या स्वयं की। सर्वमान्य तथ्य यह है कि उसने अपने पिता की हत्या स्वयं की। अब देखो कैसे, अब उसके मृत्यु के, बिंबिसार की मृत्यु कैसे हुई, अब उसके बारे में कुछ कहानी देखो। कहानी जैसे बिंबिसार हैं, तो बिंबिसार की मृत्यु, तो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, तो उसके अनुसार क्या बताया गया है? तो बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को युवराज नियुक्त करने का निश्चय किया। बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को क्या किया? युवराज नियुक्त करने का निश्चय किया, लेकिन अजातशत्रु बहुत ही उतावला हो उठा। लेकिन क्या हुआ? अजातशत्रु बहुत ही उतावला हो उठा। उसने अपने पिता को बंदी बना लिया। उसने क्या किया? अपने पिता को बंदी बना लिया। फिर देखो, कारागार में रानी चेलना ही उनका देख रेख करती थी। कारागार में जो रानी चेलना थी, तो रानी चेलना ही उनका देख रेख करती थी। और रानी चेलना का पुत्र कौन था? अजातशत्रु था। बाद में रानी ने अजातशत्रु को बताया कि वह अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था या है। बाद में क्या किया? रानी ने अजातशत्रु को बताया कि वह अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था। इसके बाद क्या हुआ? अजातशत्रु ने लोहे का डंडा लेकर बेड़ियों को तोड़ने के लिए भागा। इसके बाद अजातशत्रु ने क्या किया? लोहे का डंडा लिया और बेड़ियों को तोड़ने के लिए भागा। लेकिन बिंबिसार ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। देखो, सर्वमान्य तथ्य यह है कि उसने अपने पिता की हत्या स्वयं की। किसके कारण? प्रेम विवाह के कारण।
उसने अपने पिता की हत्या स्वयं की। अब देखो बिंबिसार और महाकोसला, जो कौशल नरेश प्रसेनजीत की पुत्री थी, प्रसेनजीत की बहन थी। प्रसेनजीत की बहन कौन थी? महाकोसला थी, और उसकी शादी बिंबिसार से हुई थी। अब प्रसेनजीत की एक पुत्री है जिसका नाम है वजीरा, और वजीरा की शादी किससे हो जाती है? अजात शत्रु से होती है। वजीरा की शादी किससे होती है? अजात शत्रु से होती है। फिर देखो अब बिंबिसार की मृत्यु के पश्चात क्या होता है? बिंबिसार की मृत्यु के पश्चात क्या होता है? तो कौशल नरेश प्रसेनजीत जो काशी गांव दान दिया था, जो बिंबिसार को काफी गांव क्या दिया था? दहेज में दिया था, और 1 लाख राजस्व को वापस ले लिया। काफी गांव ले लिया और 1 लाख जो राजस्व था उसको वापस ले लिया। फिर से युद्ध का कारण बना। फिर से क्या हुआ? युद्ध का कारण बना। फिर अजात शत्रु ने कौशल पर आक्रमण कर दिया। अजात शत्रु ने क्या किया? कौशल पर आक्रमण कर दिया, किंतु हार गया। किंतु क्या हुआ? हार गया, और वजीरा के साथ शादी कर ली। अब देखो अब आता है हमारा अजात शत्रु। क्या आता है? अजात शत्रु, जिसका नाम था कुड़िक। इसको दूसरे नाम से कुड़िक कहते थे। बिंबिसार का नाम क्या था? तो श्रोणिक था, और बिंबिसार अजातशत्रु और कुड़िक। इसका टाइम पीरियड 492 बीसी से 460 बीसी के बीच में रहता है टाइम पीरियड। अब देखो अब हम आपको कुछ कहानी बताएंगे। कहानी क्या है वो ध्यान से सुनना। देखो अजात शत्रु था, तो अजात शत्रु ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की पुत्री थी वजीरा, तो वजीरा के साथ शादी कर ली थी। अंत में कौशल के सेनापति ने वहां के राजा को सिंहासन से उतार दिया, और वहां के राजा को सिंहासन से उतार दिया। सेनापति जो था कौशल नरेश का, तो वहां से उसको उतार दिया। प्रसेनजीत ने सहायता मांगी, किससे? अजात शत्रु से। तो अजात शत्रु की एक दूसरी बीवी थी पद्मावती। अजात शत्रु की दूसरी बीवी कौन थी? पद्मावती। तो अजात शत्रु से सहायता मांगी। रास्ते में सर्दी लगने के कारण क्या हो गया? प्रसेनजीत की मृत्यु हो गई, और रास्ते में सर्दी लगने के कारण क्या हुआ? प्रसेनजीत की मृत्यु हो गई। फिर देखो दूसरा था वैशाली। वैशाली में कौन सा था? लिच्छवी वंश चल रहा था। तो बिंबिसार का पुत्र, बिंबिसार के 2 पुत्र और थे, हल और बेहल। अब बिंबिसार ने अपना हाथी शेषनाग तथा मोती का 18 लड़ियों की माला दिया। देखो बिंबिसार के 2 पुत्र और थे, हल और बेहल। बिंबिसार ने क्या किया? अपना जो हाथी शेषनाग था, जो मोती की 18 लड़ियों की माला थी, उसको दे दिया। अजात शत्रु मांग रहा था, और अजात शत्रु क्या कर रहा था? मांग रहा था वैशाली को। अब अजात शत्रु का मंत्री है वत्साकर। अजात शत्रु का मंत्री है वत्साकर, जो 16 साल लगे उसको वैशाली को जीतने में 16 साल लगे। फिर आगे देखो, फिर आता हमारा चंड प्रदोत। चंड प्रदोत बिंबिसार ने जीवक को भेजा था। चंड प्रदोत को क्या हो गया था? पीलिया हो गई थी, और पीलिया को ठीक करने के लिए अपना राजवैद्य जीवक को भेजा था। अब देखो अजात शत्रु के 2 नाम मिलते हैं। एक मिलता है महाशिलाकंटक।
महाशिलाकंटक एक प्रकार का अपक्षेपी अस्त्र था। एक प्रकार का क्या था? अपक्षेपी अस्त्र था, जिसमें बड़े बड़े पत्थर शत्रुओं पर फेंके जाते थे। जैसे जिसने बाहुबली मूवी देखी होगी तो उसमें जो बाहुबली था तो वो क्या करता था? बड़े बड़े पत्थरों को दुश्मन के ऊपर फेंकता था। वही होता हमारा महाशिलाकंटक। दूसरा है रथ मूसल, जो एक स्वचालित यंत्र है। जो भल्लाल देव था, बाहुबली में जो भल्लाल देव था वह रथ मूसल लगता था, जो एक स्वचालित यंत्र होता था, जिसे आगे लगा होता था रथ मूसल, जो बीच में घोड़े या भैंसे बांधे जाते थे कि वो जितनी तेज भागेंगे उतनी तेज वो यंत्र चलेगा। और उसमें धार या तलवारें लगी होती थी और वो जितने आगे आएंगे वो कटते चले जाएंगे। फिर आता है इसके शासनकाल के 8वें वर्ष बुद्ध का निर्वाण प्राप्त हुआ। बुद्ध की मृत्यु हो गई, निर्वाण प्राप्त हो गया। बुद्ध के अवशेषों पर उसने राजगृह में स्तूप का निर्माण कराया। बुद्ध के अवशेषों पर उसने क्या कराया? राजगृह में स्तूप का निर्माण कराया। और 483 बीसी में क्या हुई? प्रथम बौद्ध महासभा का गठन भी करवाया। कहाँ पर? राजगृह में। देखो, अब प्रथम बौद्ध महासभा के बारे में कुछ जान लेते हैं। प्रथम बौद्ध महासभा ये किसने कराई थी? तो अजातशत्रु ने कराई थी। कहाँ पर? राजगिरी में। और सप्तपर्णी गुफा में ये प्रथम बौद्ध महासभा कराई थी। इसी में सुत पिटक और विनय पिटक जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया। उसमें 3 पिटक चलते थे बुद्ध के समय में। जिसने भी हमारा बुद्ध धर्म नहीं देखा तो बुद्ध धर्म का वीडियो देख ले ताकि उनको समझ में आ जाए। तो उसमें 3 पिटक चलते थे, सुत पिटक, विनय पिटक और धम्म पिटक। तो उसमें से सुत पिटक और विनय पिटक ने बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया। इसकी भी हत्या इसके पुत्र ने उदयभद्र या उदयन ने कर दी थी। इसकी भी हत्या किसने की थी? उदयभद्र या उदयन ने कर दी थी। फिर आगे देखो, अब आओ उदयन के बारे में सीखते हैं। उदयन या उदयभद्र, उदयन का टाइम पीरियड कितना है? 461 से 445 बीसी के बीच में इसका टाइम पीरियड है। महावंश के अनुसार उदयभद्र ने 16 वर्ष राज्य किया। महावंश के अनुसार उदयभद्र ने 16 वर्ष तक राज्य किया। इसकी माता का नाम था पद्मावती। इसकी माता का क्या नाम था? पद्मावती। उदयन को पितृ घातक भी कहा जाता है, क्योंकि इसने भी अपने पिता की हत्या की थी, तो इसीलिए इसको भी पितृ घातक कहा जाता है। और उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। फिर देखो, उदयन ने राजधानी के मध्य एक चैत्यगृह जैन मंदिर का निर्माण करवाया। उदयन ने क्या कराया? राजधानी के मध्य में एक चैत्यगृह बनवाया और जैन मंदिर का निर्माण कराया। अवंती का राजा, उस समय अवंती का राजा उदयन का शत्रु था। उदयन का क्या था? शत्रु था। इसी ने उदयन को मारने का षड्यंत्र रचा। और इसी ने क्या किया? उदयन को मारने का षड्यंत्र रचा। फिर देखो आगे क्या होता है जब षड्यंत्र रचा। पुराणों के अनुसार बताया गया है उदयन के बाद नंदीवर्धन और महानंदिन
राजा बने। उदयन के बाद नंदीवर्धन या महानंदिन राजा बने। किंतु परिशिष्ट में बताया गया है कि उदयन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। फिर अंतिम शासक हमारा कौन है? नागदशक। अंतिम शासक हमारा नागदशक। इसका टाइम पीरियड 445 बीसी से 412 बीसी के बीच में है। इसका टाइम पीरियड अंतिम शासक ये है नागदशक। देखो उदयन के पश्चात नागदशक कुछ समय तक राज्य किया। उदयन के पश्चात नागदशक ने कुछ समय तक राज्य किया, किंतु बाद में जनता ने इन पितृहंताओं को शासन से उतारकर शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य को राजा बना दिया। देखो अंत में क्या हुआ? उदयन के पश्चात क्या हुआ? नागदशक कुछ समय तक ही राज्य किया, किंतु बाद में जनता ने, क्योंकि नागदशक एक अयोग्य शासक माना जाता है, अयोग्य शासक था, और बाद में क्या किया? जनता ने इन पितृहंताओं को, जो अपने अपने पिता की हत्या की थी, उन पितृहंताओं को शासन से उतारकर किसको राजा बना दिया? शिशुनाग को राजा बना दिया। क्योंकि शिशुनाग क्या था? एक योग्य और अमात्य राजा था, इसलिए उसको शिशुनाग को राजा बना दिया। और तभी से हमारा स्टार्ट होता है शिशुनाग वंश। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद। थैंक यू सो मच।